नमस्कार बच्चों, मैं हूँ पूनम सिंह और आज हम करने वाले हैं भारत की खोज। तो भारत की खोज में हमने पहला पाठ किया था अहमदनगर का किला और आज हम दूसरा करेंगे पाठ जो है तलाश, जिसमें पहला हमने जो किया था उसमें था अहमदनगर का किला, जिसमें उनका साथी था चांद और वहाँ पर भी उन्होंने क्यारी लगाने का काम किया। क्यारी लगाने का मतलब गार्डनिंग का काम उन्होंने किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यारी लगाने का काम किया, उनका प्रिय कार्य जो था। और उन्होंने साथ ही कि मैं कैसा लिखूं, भारत कितना बड़ा देश है, कितना विशाल देश है, उसमें से क्या चीज़ लिखूं और कैसे लिखूं, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमसे उस अहमदनगर के किले वाले पाठ में शेयर किया था। साथ ही साथ बच्चों उन्होंने मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने ये लेटर जो है अपनी बेटी के लिए लिखा है। अतीत का भार, भारत देश के लोग कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, वो किया था हमने। चांद बीबी वाला उदाहरण किया था कि कैसे चांद बीबी के अपने ही आदमी ने उनका कत्ल किया था और पूरे भारत की कहानी इस पाठ में उन्होंने हमें बताया था। तो चलो आज दूसरा पाठ हम करते हैं। मैंने पिछली बार 2 क्वेश्चन दिए थे, अगर आपको याद ना हो तो आप पिछला वाला जा कर के देख लीजिए। आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस, आई होप यू ऑल हैव डन। सो नाउ आई एम डूइंग लेसन नंबर 2 जिसका नाम है तलाश। अब मैं अपने आप को साइड में करती हूँ, ठीक है। तलाश, भारत के अतीत की झांकी। अतीत प्राचीन, आप इतिहास में पढ़ते हो, भूगोल में पढ़ते हो। अतीत की झांकी, भारत का अतीत कैसा है उसकी झांकी लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तलाश, भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच मैं बराबर उसे समझने की और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। क्या बच्चों, अब आगे देखते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। मैं बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे जन्म लिया, इस चीज़ को चलिए हम देखते हैं। आखिर यह भारत, मेरा ताज़ा अनुभव कैसे संवरा। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता रहा? प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? सो लेखक भारत के जो समृद्ध इतिहास है उसे टटोलने की कोशिश इस पैराग्राफ में कर रहा है। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसके एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। अब लेखक यहाँ ये भी डरता है कि अरे मैं तो इतिहासकार हूँ, अगर मैं अपना देश समझकर ही लिखूँगा तो मैं तो अच्छा लिखूँगा, इसकी कमियों को उजागर ही नहीं करूँगा। सो लेखक ने वो भी करने की कोशिश की, आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ अतीत के बहुत से अवशेषों, रिमेन्स को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था मतलब जो फॉरेन हिस्ट्री इंडिया के बारे में कहती है
उसके माध्यम से ही उसने भारत को जाना था, उसी भाव से देखा था जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता है। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज और हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता। वह विशेष तत्व आखिर है क्या? बच्चों, ये जो पूरा पैराग्राफ में दिया है, मैं सीधे सीधे शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ कि लेखक कह रहा है आखिर भारत में अवश्य ही कोई विशेष बात है जिसकी वजह से इतने सारे इतिहास में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, बहुत से लोग आए, हम पर शासन किए, आपको पता ही, अंग्रेज, मुगल, तुर्क, लेकिन फिर भी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, वो आज भी विद्यमान है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से भारत आज भी जाना जाता है, उसका अस्तित्व बसा हुआ है? वो उन्होंने, एक कवि ने कहा है ना, कवि इकबाल ने, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारी। सो वो कौन सी बात है, कौन सी चीज़ थी? यही सी बात को इस पाठ में लेखक जवाहरलाल नेहरू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो विशेष तत्व क्या है जिसकी वजह से भारत अनेक मुसीबतों के होते हुए भी अमर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। बच्चों, हम लोग ये जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, मानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा प्राचीन देश रहा और उसकी सभ्यता बहुत पुरानी है। चीन के साथ में हमारा कंपैरिजन जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसके साथ में है। इसका ठेठ भारतीयपन यही आधुनिक सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। बच्चों देखो, ये सारी सभ्यताएं, फारस की, मिस्र की, ग्रीस की, चीन की, अरब, मध्य एशिया की, हम बराबर उन सबके निकट में भी रहे। चीज़ें आती रही, जाती रही। आपने इतिहास में पढ़ा है कि हमारे देश में कौन कौन आए थे? ह्यूएन सांग आए थे, फिर
और भी नाम हमने पढ़े थे कि वो सब भारत में आए थे और भारत का सामान इन सब संस्कृतियों में जाता था। हम यद्यपि भारत उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? बस वही बात कि आखिर भारतीय संस्कृति कैसे टिकी रही। हाँ, आखिर क्या वो कारण थे कि भारत इतने सारे लोगों का आक्रमण सह कर के भी भारत टिका रहा, उसका नाम नहीं मिटा। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझे विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमित यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुद्दूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुरानी कथाओं में, मिथक यानी कथाओं में जिक्र मिलता है, मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे बच्चों? मतलब भारत में उनका जन्म इत्यादि कहाँ पर हुआ था? मतलब जैसे बोलते हैं ना उनका नेटिव प्लेस, तो उनका नेटिव प्लेस जम्मू और कश्मीर था। इसीलिए देखो उन्होंने कहा है, पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, इंडस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंधु। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है, फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। बच्चों, इन सब पैराग्राफ में ना भारतीय प्रकृति, नदी, पहाड़, गंगा, इन सब का जिक्र करके भारत की समृद्धि का दर्शन जवाहरलाल नेहरू जी करवा रहे। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध
न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारत की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों टूटे हुए रिमेन्स, जैसे खंडहर बचे हुए हैं ना, किला, ये सब जो टूट गया है, पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय के बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ तक प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। मैंने अपने शहर इलाहाबाद, बच्चों, जवाहरलाल नेहरू का एक घर इलाहाबाद में भी है। इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार के महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्व मतलब त्योहार के वर्णनों की याद आ जाती है। गोकी का अर्थ है मानो उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे, अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल, बच्चों हमने लिटरेचर वाले में बड़ी की और छोटी की का अंतर जानने की कोशिश की थी, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। कौन सी वो प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस समृद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन के पृष्ठ के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। ये सब जो लेखक घूम फिर करके तब वो अपने अतीत को पहचान सके। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों ने भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे सामने यानी लेखक के सामने उभर आए। जब भी किसी जगह जाता उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास क्या बच्चों? सारनाथ। मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ लिखे हुए शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ, अशोका स्तंभ यू ऑल नो, हमारे नोट पर देख लीजिए अगर नहीं पता हो तो, नोट पर छपे हुए हैं। अशोका स्तंभ जो खुद सम्राट अशोक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी, अपने साम्राज्य को भूलकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से
मनुष्य के शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही है। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। मतलब देयर इज समथिंग यूनिकनेस in Indian history, in Indian culture, which after so many invasion has taken places, but still India stood strongly. विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। बच्चों, मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि लेखक, एक प्रश्न आपको लिखना है कि इस पूरे यहाँ तक जो हमने पढ़ा, लेखक के मन में कौन से सवाल उठते हैं? मन में कौन से सवाल उठते हैं? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो आपको शायद समझ में ना आए। सॉरी, ये फिर से क्यों आ गया? कैंसल, ओके, कैंसल हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे लिखिए कि लेखक के मन में, सॉरी अगेन, ओके, लेखक के मन में कौन से सवाल उठते हैं। इस एक प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको लिखना है और फिर इसके बाद मैं अगले अपनी क्लास में कराऊंगी भारत की शक्ति और सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं अब शुरू करूंगी भारत की शक्ति और सीमा से शुरू कराऊंगी और इसको पूरा एक दो बार आप फिर से पढ़िएगा। इस पाठ में बस यही दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सी भारतीय विलक्षणता थी जिसने पूरे भारत को एक करके रखा और इतने सारे आक्रमण के बावजूद भी भारत कैसे टिका रहा। यही सवाल इस पूरे इसमें लेखक के मन में उठते हैं। ये इसका उत्तर भी हो गया। चलिए, मैंने उत्तर भी दे दिया। नमस्कार बच्चों, मैं मिलूंगी अपनी अगली क्लास में और तब ये शुक्रवार वाली क्लास में भारत की खोज लेकर आऊँगी और करवाऊँगी भारत की शक्ति और सीमा। धन्यवाद।